मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम भारत के सबसे सम्मानित उद्योगपतियों और परोपकारी लोगों में से एक रतन टाटा के जीवन और विरासत के बारे में बात करेंगे। एक पारिवारिक व्यवसाय को वैश्विक शक्ति में बदलने से लेकर परोपकार के माध्यम से लाखों लोगों के उत्थान तक, रतन टाटा का नाम व्यापार और सामाजिक जिम्मेदारी की दुनिया में सबसे ऊंचा है। लेकिन टाटा की विरासत के पीछे कौन है? उनके नेतृत्व, उनके मूल्यों और उनके दृष्टिकोण को क्या परिभाषित करता है? आज हमारे साथ जुड़े क्योंकि हम भारत और दुनिया भर में सबसे सम्मानित हस्तियों में से एक रतन टाटा के जीवन और विरासत का पता लगाते हैं। रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को भारत के सबसे प्रभावशाली औद्योगिक परिवारों में से एक टाटा परिवार में हुआ था। उनके परदादा जमशेदजी टाटा ने 1868 में टाटा समूह की स्थापना की, जिसने भारत के सबसे बड़े और सबसे भरोसेमंद समूह की नींव रखी। रतन टाटा का शुरुआती जीवन व्यक्तिगत चुनौतियों से भरा था। जब वह मात्र 10 वर्ष के थे, तब उनके माता पिता अलग हो गए और उनका और उनके छोटे भाई जिमी का पालन पोषण उनकी दादी लेडी नवाजबाई टाटा ने किया। पारिवारिक गतिशीलता के बावजूद रतन टाटा उद्देश्य, ईमानदारी और लचीलेपन की भावना के साथ बड़े हुए। भारत में अपनी स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद रतन टाटा कॉर्नेल विश्वविद्यालय में वास्तुकला का अध्ययन करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका चले गए। बाद में उन्होंने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में दाखिला लिया, जहां उन्होंने अपने व्यावसायिक कौशल को निखारा। यह वैश्विक शिक्षा आने वाले वर्षों में टाटा समूह के लिए उनके दृष्टिकोण को आकार देगी। 1962 में रतन टाटा भारत लौट आए और पारिवारिक व्यवसाय में शामिल हो गए। उनकी पहली नौकरी किसी ग्लैमरस बोर्डरूम में नहीं, बल्कि जमशेदपुर में टाटा स्टील के ब्लास्ट फर्नेस में थी। उन्होंने दुकान के फर्श पर समय बिताया, उद्योग की पेचीदगियों को सीखा, कारखाने के श्रमिकों के जीवन को समझा और टाटा समूह के मूल मूल्यों को प्रत्यक्ष रूप से देखा। हालांकि रतन टाटा का कॉर्पोरेट जगत में प्रवेश चुनौतियों से भरा रहा। 1970 और 1980 के दशक में उन्हें वरिष्ठ अधिकारियों से संदेह का सामना करना पड़ा, जिन्हें उनके नेतृत्व पर संदेह था। इसके बावजूद रतन टाटा अडिग रहे और भविष्य के लिए टाटा समूह को आधुनिक बनाने और सुव्यवस्थित करने के लिए दृढ़ संकल्पित रहे। 1991 में रतन टाटा जेआरडी टाटा के उत्तराधिकारी के रूप में टाटा समूह के अध्यक्ष बने। उनकी नियुक्ति भारत के लिए एक महत्वपूर्ण समय पर हुई, जब देश अपनी अर्थव्यवस्था को वैश्विक बाजारों के लिए खोल रहा था। यह नए विचारों का समय था और रतन टाटा के पास टाटा समूह को वैश्विक मंच पर ले जाने का। उनके नेतृत्व में टाटा समूह ने अपने वैश्विक पदचिह्न का विस्तार किया। उन्होंने ऐतिहासिक अधिग्रहणों का नेतृत्व किया, जिसमें टाटा स्टील द्वारा ब्रिटिश स्टील मेकर कोरस की खरीद, टाटा मोटर्स द्वारा जगुआर लैंड रोवर का अधिग्रहण और टाटा टी द्वारा टेटली का अधिग्रहण शामिल है। इन रणनीतिक कदमों ने टाटा को एक वैश्विक नेता के रूप में स्थापित किया, साथ ही भारत में अपनी मजबूत उपस्थिति भी बनाए रखी। रतन टाटा का सबसे प्रतिष्ठित नवाचार टाटा नैनो के रूप में सामने आया, एक ऐसी कार जिसे दुनिया की सबसे सस्ती ऑटोमोबाइल के रूप में डिजाइन किया गया था। नैनो का जन्म रतन टाटा की इच्छा से हुआ था कि वे आम लोगों, खासकर उन परिवारों के लिए सुरक्षित, किफायती परिवहन प्रदान करें जो दोपहिया वाहनों पर निर्भर थे। हालांकि नैनो को बाजार में चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन यह रतन टाटा की नवाचार, पहुंच और सामाजिक कल्याण के प्रति प्रतिबद्धता का प्रतीक है। यह एक ऐसा उत्पाद था जिसे आम आदमी को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया था, जो टाटा के मानवीय मूल्यों को दर्शाता है। अपनी व्यावसायिक उपलब्धियों से परे रतन टाटा का दिल हमेशा परोपकार में रहा है। टाटा समूह की होल्डिंग कंपनी टाटा सन्स का लगभग 66% हिस्सा धर्मार्थ ट्रस्टों के पास है, जो स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, ग्रामीण विकास और आपदा राहत जैसे कई कारणों को निधि देते हैं। टाटा ट्रस्ट के माध्यम से रतन टाटा ने भारत के वंचित समुदायों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए अरबों का योगदान दिया है। विश्व स्तरीय कैंसर अस्पतालों के निर्माण से लेकर ग्रामीण शिक्षा का समर्थन करने और स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने तक, उनके काम ने लाखों लोगों के जीवन को छुआ है। रतन टाटा को न केवल उनकी व्यावसायिक सफलता के लिए बल्कि उनकी विनम्रता और ईमानदारी के लिए भी सराहा जाता है। उन्हें उदाहरण के तौर पर नेतृत्व करने, सुर्खियों से दूर रहने और अपने कर्मचारियों के साथ सम्मान और सहानुभूति से पेश आने के लिए जाना जाता है। रतन टाटा के प्रसिद्ध उद्धरण, मैं सही निर्णय लेने में विश्वास नहीं करता, मैं निर्णय लेता हूँ और फिर उन्हें सही बनाता हूँ। व्यवसायों को अपनी कंपनियों के हित से परे जाकर उन समुदायों तक पहुंचने की जरूरत है जिनकी वे सेवा करते हैं। उनका नेतृत्व दर्शन लाभ मार्जिन से परे है। यह ऐसे व्यवसाय बनाने के बारे में है जो अधिक से अधिक अच्छे में योगदान करते हैं। इसी मानसिकता ने टाटा समूह को भरोसे का पर्याय बना दिया है। 2012 में रतन टाटा टाटा समूह के अध्यक्ष के रूप में सेवानिवृत्त हुए और साइरस मिस्त्री और बाद में एन चंद्रशेखरन को कमान सौंपी। लेकिन सेवानिवृत्ति ने उन्हें धीमा नहीं किया। उन्होंने स्टार्टअप में निवेश करना, युवा उद्यमियों को सलाह देना और सामाजिक कार्यों में योगदान देना जारी रखा है। ओला और पेटीएम जैसे नए जमाने के स्टार्टअप को समर्थन देने से लेकर भारतीय नेताओं की अगली पीढ़ी का मार्गदर्शन करने तक, रतन टाटा की बुद्धिमत्ता और अनुभव अमूल्य है। उनकी विरासत सिर्फ व्यवसायों के निर्माण में ही नहीं है, बल्कि नवाचार को बढ़ावा देने और सामाजिक परिवर्तन को बढ़ावा देने में भी है। एक युवा कार्यकारी से दुनिया के सबसे प्रशंसित व्यावसायिक नेताओं में से एक बनने तक रतन टाटा की यात्रा दूरदृष्टि, दृढ़ता और करुणा की। उन्होंने दुनिया को दिखाया है कि व्यवसाय अपने मूल्यों के प्रति सच्चे रहते हुए और समाज में बदलाव लाते हुए भी फल फूल सकते हैं। रतन टाटा सिर्फ एक व्यवसायी नहीं है, वे एक नेता, दूरदर्शी और मानवतावादी हैं, जिनकी विरासत आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करेगी। देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो प्रेरणादायक लगा तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप प्रतिष्ठित नेताओं और दूरदर्शी लोगों की और भी कहानियां सुन सकें।